नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आपका राष्ट्रवाणी में। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले आप ये बताएं कि आप कौन से शहर से हमें देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम पैसे लेके न्यूज नहीं बताते हैं, हम सही को सही और गलत को गलत बताने का दम रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दिस इज मित्रा। आप यमन की हूथी ईरान समर्थित समूह ने आज एक अनोखा और बड़ा हमला किया। एक ड्रोन रामोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इलाती इलाके के निकट है पर जा गिरा। इससे एक व्यक्ति जरा सा घायल हुआ और एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हूथी ने इस हमला की जिम्मेदारी ली और चेताया कि इजराइल के एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं हैं और हम इन्हें निशाना बनाते रहेंगे। इस हमले का जवाब इजराइल ने भी मुंहतोड़ तरीके से दिया। इसने यमन में वरिष्ठ हूथी अधिकारियों पर एयर स्ट्राइक किया, जहां हूथी प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत कई मिनिस्टर मारे गए। इस हमले के बाद हूथी ने हिंसा तेज करने की बात कही है। इधर गाजा में इजराइल की आक्रामकता बदस्तूर जारी है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैटजस ने हमास को अंतिम अल्टीमेटम दिया, बंधकों को अब छोड़िए, हथियार रखिए, नहीं तो गाजा को तहस नहस कर देंगे। इस बीच गाजा पर जो हमला जारी है उसमें हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाएं और बच्चे हैं। यूएन के अनुसार अब तक 21 शून्य बच्चों में मोटापा अंग विकृति डिसेबिलिटी हुई है। इसी बीच यमन में ही नहीं बल्कि रेड सी के रास्तों में जहाज और इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वैश्विक ट्रैफिक और कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। हर तरफ तनाव बरकरार है और जटिलताएं लगातार बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर संघर्ष अब सिर्फ गाजा इसराइल तक सीमित नहीं, यह यमन को भी अंदर ले चुका है। अगली बड़ी खबर, अभी भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत बहुत तेज हो रही है और दोनों पक्ष इसे इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य बना चुके हैं। इस हफ्ते दिल्ली में इसका 13वां दौर शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे कि कार, दही और वाइन पर शुल्क, बाजार में पहुंच, मार्केट एक्सेस, मूल नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन और गैर शुल्की बाधाएं। पहले ही डिजिटल ट्रेड, एंटी फ्रॉड क्लॉज और बौद्धिक संपदा इपपंत्री जैसे 11 अध्याय समझौते की दिशा में बंद हो चुके हैं। ईयू की व्यापार और कृषि कमिश्नर अब इस हफ्ते भारत आ गए हैं ताकि राजनीतिक गति बनी रहे और तकनीकी अड़चनों में फंसने से बचा जा सके। इंटा का ग्राफ को दस्तक तक बीजा देश 12 से बंदे हैं और बौद्धिक संपदा इपपंत्री गति है। वार्ताओं के पीछे की एक बड़ी वजह यूएस ईयू भारत के बीच बदलते व्यापार माहौल और ट्रंप के उठाए वैश्विक टैरिफ्स का दबाव भी है। भारत इस समझौते से अपनी टेक्सटाइल, फार्मा और सेवा क्षेत्रों को बेहतर बाजार पहुंचाना चाहता है, जबकि ईयू कृषि, ऑटो और मेडिकल उपकरण जैसे क्षेत्रों में दरों में छूट चाहता है। पिछली बैठकों, खासकर मई में जो 11वां दौर था, में आईपी और कस्टम्स जैसी 6 चंद चैप्टर बंद कर लिए गए थे, जिससे आगे की प्रक्रिया सुगम हुई है। तमाम बातचीत और नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि यह एफटीए इस वर्ष ही फाइनल हो सकता है, जिससे दोनों तरफ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नया बल मिलेगा और भारत ईयू के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव कल यानी 9 सितंबर को होने वाला है, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक वोटों का कोटा नहीं पा सके तो वोट ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि बिहार में विशेष मतदाता सूची सर बनाने में आधार को पहचान दस्तावेज माने, पर यह मत बताता कि आधार नागरिकता प्रमाण नहीं है। इस निर्देश से पहचान प्रक्रिया आसान होगी, मगर नागरिकता की संवैधानिक सीमाएं बनी रहेंगी। अगली बड़ी खबर, नेपाल में सोशल मीडिया बंद के विरोध में जनरेशन जेड की भावुक और तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। काठमांडू में हुई हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और राज्य सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।